गाइस आगे बढ़ते हैं। ब्लड एंजाइम्स हमने डिस्कस किया। ब्लड एंजाइम्स क्या है? बेसिकली ब्लड एंजाइम्स बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि होता है हमारी बॉडी में और वो ब्लड में होता है। तो ये रेगुलेट करता है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को, बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो एंजाइम्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, लिवर के एंजाइम्स होते हैं, हार्ट के एंजाइम्स होते हैं, मसल के एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स है क्या? बेसिकली जेनेटिक्स, जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है ह्यूमन बीइंग में, पॉपुलेशन में कैसे वेरिएशन होती है। तो वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स बेसिकली है क्या? ह्यूमन जेनेटिक्स तो ये प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटरी, इसमें हम हेरिडिटरी को स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं? हेरिडिटरी को स्टडी करते हैं और वेरिएशंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब क्या है? बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस है, पेडिग्री एनालिसिस करते हैं। फिर हमने अडॉप्शन चाइल्ड एनालिसिस करते हैं, फोस्टर चाइल्ड एनालिसिस करते हैं। फिर बायोकेमिकल मेथड करते हैं एनालिसिस, कार्योटाइप एनालिसिस करते हैं, क्रोमोसोमल एनालिसिस करते हैं। देन और इसके हम साइटोजेनेटिक मेथड स्टडी करते हैं, बायोकेमिकल मेथड स्टडी करते हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेथड स्टडी करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम करते क्या है? ये सब मेथड्स को हम ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स को स्टडी करते हैं, हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, हम उसका क्लियर करते हैं। तो हम इसमें डिफरेंट एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं कि एनवायरनमेंट का जेनेटिक वेरिएशन में क्या रोल है, एनवायरनमेंट का हेरिडिटरी में क्या रोल है, जेनेटिक्स का हेरिडिटरी में क्या रोल है ना, वेरिएशन में क्या रोल है, उन सब चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। तो डिफरेंट मेथड्स है जो कि जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। तो इसमें है ना, तो इसमें आता है बायोकेमिकल मेथड है। बायोकेमिकल मेथड को अगर हम देखें तो बायोकेमिकल मेथड में हम करते क्या है? बहुत सारे प्रोसीजर्स में हम बायोकेमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो तो बायोकेमिकल जेनेटिक्स है क्या? कंबाइंड जेनेटिक एंड बायोकेमिस्ट्री टू इलुस्ट्रेट द नेचर ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज एंड देयर कंट्रोल। तो बायोकेमिकल मेथड्स इसमें आता है। ठीक है, बायोकेमिकल मेथड्स, मूव करो, मूव ऑन, डोंट वरी अबाउट। देन इट कम्स बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल जेनेटिक्स जो है वो हमारी हेरिडिटरी को या फिर जेनेटिक्स को, बायोकेमिस्ट्री को, ये हमारी मेटाबॉलिक पाथवेज को और कंट्रोल को हमें ये रेगुलेट करता है। तो डिफरेंट मेथड्स है, इसके प्रोसीजर्स हैं डिफरेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम इसके आगे। ओके, तो हम देखते हैं डिफरेंट जो बायोकेमिकल मेथड्स हैं उसमें हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं बायोकेमिस्ट्री को, हम बायोकेमिकल मेथड से हम जेनेटिक्स को कंबाइन करते हैं और बायोकेमिस्ट्री को कंबाइन करते हैं। तो हम बेसिकली स्टडी क्या करते हैं? मेटाबॉलिक पाथवेज को स्टडी करते हैं, और मेटाबॉलिक पाथवेज अगर में डिस्टरप्शन है तो कहीं वो देखते हैं कि जेनेटिक्स की वजह से जो मेटाबॉलिज्म है वो डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो ये बायोकेमिकल मेथड्स है। उसके बाद आता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन पॉपुलेशन है क्या? बेसिकली मेंडेलियन पॉपुलेशन का पॉपुलेशन है जिनमें जीन फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज करती है। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में ये फादर है जेनेटिक्स का, हेरिडिटरी का, इसने पी प्लांट की स्टडी की, पी प्लांट के ऊपर स्टडी की, दो लॉज लॉ ऑफ फैब्रिकेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो आइडेंटिफाई किए। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स है। तो क्रोमोसोमल थ्योरीज है बेसिकली, क्रोमोसोमल थ्योरी है वो इनहेरिटेंस। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स में सिंगल फैक्टर है, मल्टी फैक्टर है, सब लीथल है और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ये कैसे जो है वो एक इसमें सिंगल फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सप्रेशन ऑफ ए ट्रेट। सिंगल जीन, कहीं पे मल्टी जीन्स
जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रेड के लिए। कहीं पे मल्टीपल जीन्स की बजाय इसमें एनवायरनमेंट का भी रोल होता है, एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो इसमें मेंडेलियन पॉपुलेशन का हम लोग करते हैं डिस्कस। तो बायोकेमिकल मेथड्स हैं, इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स हैं। इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं, तो हम देखते हैं कि जेनेटिक बेस क्या है, इम्यून सिस्टम का जेनेटिक बेस क्या है। समझ आ गई। डीएनए टेक्नोलॉजी है, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है ना। डीएनए टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं बेसिकली, तो हम क्या करते हैं, डीएनए जो है वो इंसर्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जो लिविंग सेल की जीन होता है, लिविंग सेल के अंदर जीन होता है, उसको हम मॉडिफिकेशन करते हैं, आर्टिफिशियल मॉडिफिकेशन करते हैं। तो मेंडेलियन जेनेटिक्स आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं लीथल जीन, सब लीथल जीन, मल्टी फैक्टर इनहेरिटेंस, सिंगल फैक्टर इनहेरिटेंस, फिर जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, क्या है जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म? मीन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली दो से ज्यादा जब फॉर्म्स हों, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म इन द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज। तो पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाता है हमारा जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, आता है मेंडेलियन पॉपुलेशन। अब मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या बोलते हैं, तो मेंडेलियन पॉपुलेशन क्या है, जो कि कॉमन जीन पूल हो, इंटरब्रेड पॉपुलेशन हो, ग्रुप ऑफ पीपल हो जो कि सेम जीन पूल हो इनका, इनको हम बोलते हैं मेंडेलियन पॉपुलेशन। तो माउस इज ए व्हीकल फॉर माउस जीन। और उसके बाद कासेस क्या है, जो कि फ्रीक्वेंसी को म्यूटेशन है, इनब्रीडिंग है, हाइब्रिडाइजेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है ना, इनब्रीडिंग है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अब इफेक्ट ऑफ ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट क्या है बेसिकली, ड्रिफ्ट बेसिकली बॉटल नेक इफेक्ट है। ड्रिफ्ट क्या है, एक बॉटल नेक इफेक्ट की वजह से होता है। तो बॉटल नेक इफेक्ट ये होता है कि ड्रास्टिक रिडक्शन हो जाती है पॉपुलेशन की। तो ड्रास्टिक रिडक्शन जब हो जाती है पॉपुलेशन की ड्यू टू फ्लड की वजह से, फिर वो आपस में जब मीटिंग करते हैं तो उसमें बॉटल नेक इफेक्ट की वजह से जो है वो जीन फ्रीक्वेंसी वो चेंज हो जाती है। ठीक है। बॉटल नेक इफेक्ट। तो इन ब्रीडिंग क्या है, इन ब्रीडिंग जब है एंसेस्ट्री से रिलेटेड है, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में मीटिंग हो जाना। फाउंडर इफेक्ट क्या है, फाउंडर इफेक्ट क्या है, तो जब न्यू पॉपुलेशन बनती है, अलग से वो अलग हो जाते हैं, न्यू पॉपुलेशन जब बनती है तो जो आपस में इंटरब्रीड करते हैं उनको बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो बॉटल लेग इफेक्ट है, इंटरब्रीडिंग है, फाउंडर इफेक्ट है, माइक्रो एवोल्यूशन है। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ मेटिंग है, रैंडम मेटिंग है, नॉन रैंडम मेटिंग है, ब्रीडिंग है। तो ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो जेनेटिक इफेक्ट है कौन सा मेटिंग का, नॉन कौन सा मेटिंग का। ओके। तो क्रोमोसोमल है, क्रोमोसोमल एबरेशन है, स्ट्रक्चरल एबरेशन है, इसमें हम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। हम क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। हम इसमें पढ़ते हैं अगर क्या बोलते हैं, एक और सिंड्रोम है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, टर्नर सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ते हैं। हम सुपर फीमेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेक्स हेरिडिटरी एनोमली है जो। उसके बाद आता है ऑटोसोमल एनोमली, जिसमें हम डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं, हम टर्नर सिंड्रोम के बारे में पढ़ते हैं। हम एक और सिंड्रोम है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये चीजें होती हैं ऑटोसोमल सिंड्रोम की वजह से। तो ये हमने इन ब्रीडिंग का पढ़ते हैं, इन ब्रीडिंग क्या होती है, मैटिंग से क्या जेनेटिक चेंज हो जाती है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट होता क्या है, फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, माइक्रो एवोल्यूशन क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती हैं हमारी जीन फ्रीक्वेंसी को। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल न्यूमेरिकल एबरेशंस होती हैं, स्ट्रक्चरल एबरेशंस होती हैं। ठीक है ना। तो सेक्स क्रोमोसोमल एबरेशंस है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, सुपर फीमेल है, ठीक है ना, डाउन सिंड्रोम है, पटाउल सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, क्रीडू चैट सिंड्रोम है। ओके।
तो ये सारे सिंड्रोम्स है, क्री डू चैट सिंड्रोम है, तो ये स्ट्रक्चरल एबरेशंस है ना, स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ये क्रोमोसोमल एंड जो एबरेशंस है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हम पटाओ सिंड्रोम्स के बारे में भी पढ़ते हैं, जेनेटिक इम्प्रिंट्स क्या चीज है, कैसे वो जीन्स जो है पेरेंट्स है, किसी एक पेरेंट से इनएक्टिव हो जाता है, ऑफ हो जाता है, एक ऑन हो जाता है, उसकी वजह से, जैसे प्रेटर-विल्री सिंड्रोम है, जेनेटिक इम्प्रिंट्स की वजह से होता है। एंजलमैन सिंड्रोम है, देन उसके बाद देन रसेल सिल्वर सिंड्रोम है, रसेल सिल्वर सिंड्रोम है, प्रेटर-विल्री सिंड्रोम है, एंजलमैन सिंड्रोम है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो जेनेटिक इम्प्रिंट से होती हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग की जाती है, जीन्स के बारे में स्टडी की जाती है, बायोकेमिकल मेथड स्टडी की जाती है, जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है, इनहेरिटेंस स्टडी किया जाता है, वेरिएशंस को स्टडी किया जाता है। तो हम जीन स्क्रीनिंग करते हैं, जीन थेरेपी देते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं, जीनोम स्टडी करते हैं, जीन्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना, जीन की मैपिंग करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन जीनोम स्टडी करते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है हमें ह्यूमन जेनेटिक्स में। सो मेथड्स क्या है ह्यूमन जेनेटिक्स के, ठीक है ना। जेनेटिक्स बेसिकली है क्या, बेसिकली ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि प्रिंसिपल्स के, जो हेरिडिटरी के प्रिंसिपल्स के बारे में स्टडी करती है, वेरिएशन के प्रिंसिपल के बारे में स्टडी करती है, एज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स में ऑब्जर्व करते हैं, एनिमल्स में ऑब्जर्व करते हैं, ह्यूमंस में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये ह्यूमन जेनेटिक्स है। तो इसमें हम जो ह्यूमन जेनेटिक्स को हम देखिए हम कैसे स्टडी करते हैं डिफरेंट वेज। तो जेनेटिक कंडीशन जो है वो हम कैसे जो है वो इनहेरिटेड करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है, सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है। डिजीज की प्रेजेंस को हम डिसीज करते हैं, है ना। बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जो होते हैं, ट्रेस इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, वही कैरेटेंस को स्टडी करते हैं। अब इनहेरिट किस तरह से हो सकती है, इनहेरिटेंस या सेक्स लिंक्ड हो सकती है या फिर ऑटोसोमल हो सकती है। ऑटोसोमल होती है, जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है। अब सेक्स लिंक्ड क्या है, सेक्स लिंक्ड क्या है, एक्स लिंक्ड भी हो सकती है और वाई लिंक्ड भी हो सकती है। एक्स लिंक्ड जो है वो डोमिनेंट भी हो सकता है, एक्स लिंक्ड जो है वो रिसेसिव भी हो सकता है। तो जब क्या होता है, जीन्स में आ जाती है चेंजेस ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो एक कॉपी, डोमिनेंट का मतलब होता है एक कॉपी है ना, वो जीन्स की वो सफिशिएंट होती है जो है वो डिसऑर्डर काज करने के लिए। रिसेसिव में क्या होता है, दोनों कॉपीज जो होती है ना जीन्स की, वो जो है वो डिसऑर्डर होना चाहिए, तभी वो आगे इनहेरिट होता है। इनहेरिटेंस कैसे, सेक्स लिंक कैसे होता है, जो एक्स लिंक होगा तो एक्स क्रोमोसोम्स के रिलेटेड होगा या वाई क्रोमोसोम्स के रिलेटेड होगा, ठीक है। जो अदर क्रोमोसोम्स रहेंगे ऑटोसोमल, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के बारे में देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज आती हैं इसमें, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, है ना। तो बहुत सारे जो है वो आते हैं इसमें। बोल, रुकना नहीं है, बोल आगे, बोल बोल आगे। एवोल्यूशनिज्म, एवोल्यूशनिज्म के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एवोल्यूशनिज्म में क्लासिकल एवोल्यूशन आता है, न्यू एवोल्यूशनिज्म आता है ना। तो हम जब थ्योरीज को बिल्डिंग अप करते हैं उसको बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। तो ब्रिटिश के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फिर जर्मन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फिर अमेरिकन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। अब ब्रिटिश क्लासिकल एवोल्यूशन में ब्रिटिश की तरफ से कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये थे ईबी टाइलर थे शायद, आई थिंक,
और जेम्स फ्रेजर थे, दो की बात ही करूंगा। उसके बाद फिर जर्मन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए। इनमें आते हैं एलएच मॉर्गन है, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। जेम्स फ्रेजर आ गए, ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो एलएच मॉर्गन आ गया, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ईबी टाइलर जो थे वो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। जर्मन में आ गए जे जे बच्चोफन थे, अडोल्फ बास्टियन। बच्चोफन थे और बास्टियन थे जर्मन के। ठीक है। बच्चोफन बच्चोफन और बास्टियन थे। ये क्लासिकल एवोल्यूशन की बात की इन्होंने। कैसे जो कल्चर का एवोल्यूशन है वो भाई डिफरेंट स्टेजेस से पास करता है। बार्बरी है, सैवेजरी है, सिविलाइजेशन होती है। ठीक है। उसके बाद न्यू एवोल्यूशन आए। न्यू एवोल्यूशन में ब्रिटिश के है, ब्रिटिश के आ जाते हैं, वी गॉर्डन चिल्डे हैं, है ना। तो इसमें अमेरिकन के आ जाते हैं। अमेरिकन में क्लासिकल में आते हैं, मॉर्गन आते हैं। तो इसमें अमेरिकन में जो न्यू में आते हैं वो आते हैं जूलियन स्टीवार्ट एंड लेस्ले वाइट। जूलियन स्टीवार्ट एंड लेस्ले वाइट आते हैं। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि कल्चर जो था वो जो न्यू थे, इन्होंने कहा कल्चर वो जो जूनियर लीनियर नहीं था, वो पैराबोलिक शेप में था। अब इसमें जो चाइल्ड थे ना, उन्होंने कहा कि भाई टेक्नोलॉजी की वजह से टेक्नोलॉजी आई। कल्चर का मतलब क्या होता है? टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन होना, टेक्नोलॉजी आ जाना, उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। वी गॉर्डन चाइल्ड ने कहा। ठीक है। लेस्ली वाइट थे, है ना। अब लेस्ले वाइट ने क्या कहा कि है ना, लेस्ले वाइट पहले था। लेस्ले वाइट से जो पहले आया था वो था बी गॉर्डन चाइल्ड। उन्होंने कहा टेक्नोलॉजी की वजह से हुई है ना। तो अब जो इसमें ये थे अपना लेस्ले वाइट ने कहा एनर्जी की जब एनर्जी जितनी ज्यादा हम हार्नेस करेंगे उतना ही कल्चर जो है इवॉल्व करेगा। तो इन्होंने एनर्जी और कल्चर, एनर्जी और टेक्नोलॉजी और इक्वल टू एनर्जी इंटू टेक्नोलॉजी इक्वल टू कल्चर की एक इक्वेशन दे दी। ठीक है। लो एनर्जी होगी लो कल्चर होगा, हाई एनर्जी होगी लो कल्चर होगा। ठीक है ना। हाई टेक्नोलॉजी होगी। तो इन्होंने ऐसा है ना। तो इसने कहा कल्चर, इसने जो कल्चरल डेवलपमेंट थी ना, इसने एनर्जी की फॉर्म में दी। ठीक है। पहले आगे बी गॉर्डन चाइल्ड, लेस्ले वाइट थे। फिर उसने जूलियन स्टीवार्ट आ गए। जूलियन स्टीवार्ट जो थे ना, इन्होंने कहा कि जो है एवोल्यूशन जो है ना मल्टी लीनियर है ना। तो लेस्ले वाइट ने आई थिंक इन्होंने कल्चर इकोलॉजी का कंसेप्ट दिया कि इन्वायरमेंट का क्या रोल है कि नहीं। इन्वायरमेंट का क्या रोल है फॉर द एनालिसिस ऑफ कल्चर एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है। यूनिलीनियर एवोल्यूशन दिया, मल्टी लीनियर एवोल्यूशन दिया, उसका यूनिवर्सल एवोल्यूशन हुआ। मल्टी लीनियर एवोल्यूशन में आ जाते हैं स्टीवार्ट, आ जाते हैं कल्चरल इकोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद तो जो मार्शल साहलिन थे ना, तो उन्होंने कहा कि पहले एवोल्यूशन हुआ, फिर जनरल एवोल्यूशन हुआ, फिर उसके बाद स्पेसिफिक एवोल्यूशन हुआ। तो
सबसे पहले लेस्ली वाइट, वी गॉर्डन चाइल्ड आए, लेस्ली वाइट आए, जूलियन जूलियन स्टीवार्ट आए, है ना। तो लेस्ले वाइट, जूलियन स्टीवार्ट, और उसके बाद सहलीन आए। सहलीन ने कहा जनरल एवोल्यूशन, स्पेसिफिक एवोल्यूशन होता है, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एलमॉन्ट सर्विस ने, देखो उन्होंने क्या किया, 4 स्टेजेस बताई। बैंड पहले आया, फिर उसके बाद ट्राइब बन गया, फिर पता नहीं चीफडम बन गया, उसके बाद स्टेट बन गई, है ना। तो ये इवोल्यूशनिज्म दिया इन्होंने। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म था, न्यू एवोल्यूशनिज्म को ये डिफरेंशिएट किया इन्होंने। तो बड़े सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे इसमें जिन्होंने डिस्कस किया। जैसे क्लासिकल एवोल्यूशन आए। क्लासिकल एवोल्यूशन में हमने बात की, जो ब्रिटेन के थे उसमें आए, क्या बोलते हैं, ईबी टाइलर हैं। उसमें बाद फिर ब्रिटेन के एक और थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। फिर अमेरिका के थे, वो थे जेम्स फ्रेजर थे, है ना। फिर जर्मन के थे, अडोल्फ बास्टियन थे, है ना, यूनिलिनियर एवोल्यूशन में। फिर उसके बाद न्यू एवोल्यूशनिज्म आए। न्यू एवोल्यूशनिज्म में जो थे ना, इसमें ब्रिटेन के जो थे वो थे क्या बोलते हैं उसको, वी गॉर्डन चाइल्ड थे, ठीक है। फिर उसके बाद लेस्ले वाइट भी थे, है ना, जिन्होंने आई थिंक एनर्जी और टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू कल्चर की इक्वेशन दी। उसके बाद लेस्ले वाइट आए। फिर जूलियन वी गॉर्डन चाइल्ड, लेस्ली वाइट, फिर जूलियन जूलियन स्टीवार्ट आए, जिन्होंने कल्चर इकोलॉजी की बात की। इन्होंने मल्टी लीनियर एवोल्यूशन की बात की, है ना, मल्टी एलिनेशन को एक्सप्लेन किया। उसके बाद फिर एक और आते हैं जिनको हम बोलते हैं साहलिन एंड सर्विस। सो साहलिन जो थे, इन्होंने कहा, इन्होंने एक्सप्लेन किया माइक्रो जनरल एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया, स्पेसिफिक एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया। और सर्विस आए। सर्विस ने डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स को की एवोल्यूशन के बारे में बताया कि कैसे पहले बैंड का ओरिजिन हुआ, फिर उसके बाद ट्राइब का ओरिजिन हुआ, फिर चीफडम का ओरिजिन हुआ, फिर किंगडम का ओरिजिन हुआ, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म थ्योरी लेके आए, कॉन्फ्रांस बोआस आए, उन्होंने कल्चरल नेटिविज्म के पे फोकस किया। उसके बाद डिफ्यूजनिज्म आए। डिफ्यूजनिज्म में ब्रिटेन के थे, जर्मन के थे, अमेरिकन के थे। जो के थे, ब्रिटेन के थे, सकमिट थे ब्रिटेन के, है ना। तो ब्रिटेन के थे बेसिकली स्मिथ थे ब्रिटेन के, है ना। स्मिथ थे, डब्ल्यू एच रिवर्स थे, है ना। तो इन्होंने कहा कि भाई इजिप्ट से ओरिजिन हुआ है कल्चर का, वहां से ही कल्चर की स्थापना हुई है। तो अमेरिकन में आए, उसके बाद जर्मन आए। जर्मन में थे आई थिंक ये रिवर्स थे और स्मिथ थे। जर्मन के थे सकमिड थे और ग्रैबनर थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग कल्चर इन्होंने एरियाज का कंसेप्ट दिया कि कल्चर डिफरेंट जगह से जो है वो उसका ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद फिर आते हैं डिफ्यूजनिज्म का, आते हैं अमेरिकन। अमेरिकन में थे आई थिंक जेम्स फ्रेजर थे अमेरिका के, फिर वो भी थे इसमें आई थिंक क्रोबर थे, क्रोबर, हाँ क्रोबर थे। और फ्रांस बुआस थे अमेरिका के, है ना। डिफ्यूजनिज्म को एक्सप्लेन किया फ्रांस बॉस ने, आई थिंक क्रोबर ने फ्रांस जो इजिप्ट का कंसेप्ट दिया, है ना। तो उसके बाद अमेरिका के स्कूल जो में के थे उसमें फ्रांस बॉस थे। फ्रांस बॉस ने वही आपका हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म का बात की, अमेरिकन क्लाइवर्ड विस्डम आए, है ना। तो उसके बाद जो आते हैं फंक्शनलिज्म आते हैं, उसमें फंक्शनलिज्म का मेलिनोस्की के प्रो एडवोकेट थे। उसके बाद स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आता है जो रेडक्लिफ ब्राउन ने दिया। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म आता है जो एडमंड लीच और लेवी स्ट्रॉस ने एक्सप्लेन किया, है ना। तो बाई जो थे, इसमें हम आते हैं जो अपना ना आ, 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 तो जो लेवी स्ट्रॉस थे, इन्होंने जो है बुक लिखी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप बुक लिखी लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक है। इन्होंने किनशिप के बारे में काफी स्टडी की, है ना। मेथोडोलॉजी, इन्होंने बाइनरी ऑपोजिशन का कंसेप्ट दिया लेवी स्ट्रॉस ने। एडमंड लीच डीप स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया लेवी स्ट्रॉस ने। लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक है।
उसके बाद जो लेवी स्ट्रॉस ने मिथ्स की स्टडी की, ठीक है। एडमंड जो लीच थे ना, इन्होंने कंचिन सोशल स्ट्रक्चर को स्टडी किया। इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा को स्टडी किया। जो पॉलिटिकल सिस्टम था हाईलैंड बर्मा का, तो एडमंड लीच ने स्टडी किया। तो इन्होंने डेवलप किया स्ट्रक्चरलिज्म को, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कवर किया। आगे हम बढ़ते हैं तो उसके बाद कल्चर एंड पर्सनैलिटी स्कूल ऑफ थॉट्स आया, जिसमें जिसमें अर्थ बेनेडिक्ट थे, मार्गरेट मीड थे, जिसमें क्या बोलते हैं उनको, राल्फ लिंटन थे, कोराडू बोस थे, कार्डिंगर थे, ठीक है। तो कल्चरल एंड पर्सनालिटी स्कूल ऑफ थॉट्स में थे। इन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन किया, कल्चर को डिफाइन किया, अलोरिस पीपल की स्टडी की, अपोलिनियन डायोनिसियन कल्चर को स्टडी किया, है ना। तो जो एडमंड लीच थे, उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा को स्टडी किया, एडमंड लीच ने, है ना। तो पॉलिटिकल एडमंड लीच ने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा को स्टडी किया। जो पॉलिटिकल सिस्टम था ना हाईलैंड बर्मा का, उसको स्टडी किया एडमंड लीच ने। एडमंड लीच ने पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा को स्टडी किया। तो उसके बाद ये आते हैं, उसके बाद ये बैलेनिस कोराडू, अब्राहम कार्डिंगर जो थे, इन्होंने क्या किया, बेसिक पर्सनालिटी के बारे में का कंसेप्ट जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस कहा कि कार्डिंगर ने कहा पहले प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस आए, फिर बेसिक पर्सनालिटी ने क्या किया, डेवलप किया, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस आए। ओके, तो अब्राहम कार्डिंगर ने एक्सप्लेन किया इन चीजों को। फिर कोराडू बॉस ने क्या किया, तो इन्होंने अलोरीज कल्चर को स्टडी किया, कोमांची कल्चर को स्टडी किया, ठीक है, कोराडू बॉस। तो साइकोलॉजिकल फ्रंटियर्स ऑफ सोसाइटी बुक थी, उसको लिखा। और उसके जो पहले जो थे अब्राहम कार्डिंगर, राल्फ लिंटन ने स्टेटस और रोल्स को स्टडी किया, मार्गरेट मीड ने स्टडी किया, अब्राहम कार्डिंगर ने स्टडी किया, एडमंड लीच ने स्टडी किया पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ हाईलैंड बर्मा। लेकिन जो अब्राहम कार्डिंगर थे, कोराडू बॉयज ने स्टडी किया साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी को स्टडी किया, अलोरीज कल्चर को स्टडी किया, कोमांची कल्चर को स्टडी किया, अडल्ट मॉडल पर्सनालिटी को दिया इन्होंने, कोराडू बॉस ने। अब्राहम कार्डिंगर ने स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन की बात की, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन की बात की, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन की बात की, साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी बुक लिखी, कोमांची कल्चर की बात की, एलोरिस कल्चर की बात की, ठीक है। तो ये ठीक है। उसके बाद सिंबॉलिक थ्योरीज आई, इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज आई कि हमें सिंबल्स को इंटरप्रेट करना है, जैसे बैलेनिस को फाइट को एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। उसमें टर्नर थे सिंबॉलिक इंटरप्रेटिव थ्योरी में, टर्नर थे, स्क्रिंडर थे, गिल्ड्स थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैलेनिस को फाइट को स्टडी किया, ओके, सिंबॉलिक एंड इंटरप्रेटेटिव थ्योरीज में। लिफोर गिर्च ने स्टडी किया किसको, कल्चर को इंटरप्रेट किया। सिंबल्स जो है वो व्हीकल्स है कल्चर के, सिंबल की वजह से कल्चर आगे बढ़ता है। कॉग्निटिव थ्योरीज आती है, टाइलर और कॉन्क्लेन ने एक्सप्लेन की। पोस्ट मॉडर्निज्म का कंसेप्ट आया, उसने बाकी थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया कि क्योंकि थ्योरीज में ऑब्जेक्टिविटी लाना बड़ा ही मुश्किल है, थ्योरीज में बाइसनेस आ जाती है,
जो क्लेम करते हैं कि बिल्कुल भी बायसनेस नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्होंने कहा कि थ्योरीज, फील्ड वर्क स्टडीज के ऊपर कहा कि करना चाहिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, थ्योरीज को ऑब्जेक्टिव की भट्टी की तरफ लेके जाना चाहिए, है ना, क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए थ्योरीज का। तो इन जो जितनी भी डिफरेंट थ्योरीज थी, चाहे सिंबॉलिक एंड इंटरप्रिटेटिव थ्योरीज हो, कॉग्निटिव थ्योरीज हो, कॉन्कलिन बाइस्ट एंड स्टेलर के द्वारा थ्योरी दी हो, टाइलर एंड कॉन्कलिन की थ्योरी हो, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी है टाइलर एंड कॉन्कलिन। चाहे वो सिंबॉलिक थ्योरी हो, इंटरप्रिटेटिव थ्योरी हो, टर्नर ने दी है, गिब्स ने दी है, सग्नेटर ने दी है ना। टर्नर ने स्टडी किया, क्या स्टडी किया सिंबॉलिक थ्योरी में? देखो फील्ड वर्क ट्रेडिशन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। देखो इसमें हम मैं बात करूंगा आपसे का साथ एक टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन और ब्रिटिश कोलंबिया में एक्सपीडिशन इन ब्रिटिश कोलंबिया और टॉरस स्ट्रेट एक्सपीडिशन, ये दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सपीडिशन है जो कि हम रेफर कर सकते हैं जब हम फील्ड वर्क को स्टडी करते हैं। तो फील्ड वर्क जो है वो सेंट्रल है ना। तो मेलिनोस्की ने फील्ड वर्क किया। मेलिनोस्की जो कल्चरल एंड जो फंक्शनिस्ट थे, ठीक है, रुथ बेनेडिक्ट मार्गरेट मीड जो मेलिनोस्की थे, जो इन्होंने फंक्शनिज्म की थ्योरी दी, ठीक है। फिर उसके बाद मेलिनोस्की ने ये अपना टोबरियन आइलैंडर्स की स्टडी की, फील्ड वर्क ट्रेडिशन मेलिनोस्की ने। उसके बाद टॉरस स्ट्रेट एग्जीबिशन हुआ बाय अल्फ्रेड ए सी हेडन इन ब्रिटिश एंड फ्रांस बॉज इन अमेरिका। इन्होंने जो है वो एक्सपीडिशंस कैरी आउट की। ईबी टाइलर थे, मॉर्गन थे, मॉर्गन ने लीक ऑफ द इरोक्विस बुक लिखी, मॉर्गन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। तो अब फ्रांस बॉज ने एस्किमो की स्टडी की, टॉरस स्ट्रेट की एक्सपीडिशन हुई, रिवर एंड एसी हेडन। ब्रिटिश कोलंबिया में एक्सपीडिशन की, एस्किमो की स्टडी की, फ्रांस बॉस का नाम आता है इसमें फील्ड एक्सपीडिशन में, WHR रिवर्स का नाम आता है, AC हेडन का नाम आता है, मेरिनोस्की का नाम आता है इसमें। ये चीजें आपने याद रखनी है। लीग ऑफ द इरोक्विस बुक लिखी LH मॉर्गन ने। कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन क्या है ना। तो एथनोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट दिया था WG सुमनर ने, कल्चरल रिलेटिविज्म का कंसेप्ट दिया था फ्रांस बॉस ने, ठीक है। तो हर एक कल्चर एक यूनिक है, कोई भी कल्चर सुपीरियर या इंफीरियर नहीं होता, ये कल्चरल रिलेटिविज्म में कहा गया है। अब कल्चर क्या है? कल्चर बेसिकली हम अक्वायर करते हैं, है ना। कल्चर क्या है? बेसिकली जो हमारी नीड्स को फुलफिल करता है ना। तो कल्चर इवॉल्व करता है और एक कम्प्लेक्स फॉर्म में ले लेता है, ये हमारी नीड्स को फुलफिल करता है ना। ये सोशलिस्टिक है कल्चर, अक्वायर्ड क्वालिटी है कल्चर।
ठीक है। तो सिविलाइजेशन बेसिकली क्या है? सिविलाइजेशन बेसिकली जब एग्रीकल्चर के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है, ट्रेड हम करते हैं, है ना, गवर्नमेंट होती है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होती है, तो ये सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अर्बनाइजेशन है, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है, जी सिविलाइजेशन की कंपोनेंट्स हैं। सिविलाइजेशन किसको बोलते हैं? एक कम्प्लेक्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ट्रेड का होना, है ना, गवर्नमेंट का होना, ऑक्यूपेशनल में स्पेशलाइजेशन होना, तो ये सारी सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लास स्ट्रेटिफिकेशन होना, है ना। तो जब इवोल्यूशन हो जाती है, कल्चर जब कम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है और कम्प्लेक्स फॉर्म में होता है तो सिविलाइजेशन की फॉर्म, है ना। तो जितनी प्रोग्रेस कितनी प्रोग्रेस अटेन की है मैन ने, दैट इज ए सिविलाइजेशन। अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी बेसिकली सोसाइटी का एक टेरिटरी है, इंटरेक्शन कर रहे हैं, कल्चर है उनका, ग्रुप ऑफ पीपल है, बेसिकली टेरिटरी है उनकी। सोसाइटी में टेरिटरी का होना बहुत जरूरी है, कॉमन टेरिटरी है, तभी तो हम उनको बोलते हैं सोसाइटी है ये। सोसाइटी क्या है? बेसिकली वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, ये मैकाइवर ने दी है ये डेफिनेशन। आप सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या चीज है? ग्रुप ऑफ पीपल है जो इकट्ठे हुए हैं कोई अचीव करने के लिए, पर्पस अचीव करने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ उनके, कुछ परमानेंस है, डिग्री ऑफ परमानेंस है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल्स क्या हैं? देखो बड़े सारे कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, रिक्रिएशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है। तो उसके बाद सोशल ग्रुप्स की बात करें, सोशल स्ट्रक्चर, बताइए आपको सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट दिया था रेडक्लिफ ब्राउन ने। ओके, तो ये एक बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट और अरेंजमेंट ऑफ पीपल है, इंटरेक्टिंग है, परमानेंस है, रिलेटेड वीडियो परमानेंस है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूइंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन्स इन ए रिलेशनशिप डिफाइंड और कंट्रोल्ड बाय इंस्टीट्यूशंस। ये सोशल स्ट्रक्चर। ए आर रेडक्लिफ ब्राउन क्या बोलते हैं? तो इन्होंने क्या दिया? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटीज की एग्जांपल दी। ठीक है, तो ये सोशल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इसमें हमारी स्टेटस है, रोल है, फिर डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट कैटेगरीज। सोशल इनइक्वालिटी हम बोल सकते हैं, सोशल इनइक्वालिटीज है, कैटेगरीज है ना। तो ये सारे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में आ सकते हैं। मैरिज, बेसिकली मैरिज, मैरिज बेसिकली एक किनशिप का है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की एक फीचर है मैरिज।
जेम्स फ्रेजर ने डेफिनेशन दी, जीबी मर्डॉक ने डेफिनेशन दी। जीबी मर्डॉक ने क्या कहा, अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, इन्होंने कहा कि एक मैरिज जो है वो यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, इसमें रेजिडेंशियल है, को हैबिटेशन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली है। वेस्टर्न मार्क ने डेफिनेशन दी, कैथलीन गो ने डेफिनेशन दी, क्योंकि वो नया मैरिज सिस्टम को स्टडी किया उसने, है ना। रिलेशनशिप ऑफ वन और मोर मैन टू वन और मोर वुमेन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय कस्टम्स और लॉ, एंड कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं both the parties entering the union and in the case of the children born of it, उनकी आपस में भी ड्यूटीज है और उनकी जो बच्चे उनके पैदा हुए हैं उनके प्रति भी उनकी ड्यूटीज हैं। दैट इज मैरिज। तो मैरिज जो है वो यूनिवर्सल है। लॉस ऑफ मैरिज क्या है, एंडोगेमी है, पॉलीगेमी है, हाइपरगेमी है, हाइपोगेमी है, इंसिस्ट टैबू है, लेवी रेट है, सोरो रेट है, क्रॉस कल्चरल मैरिज है, पैरल कल्चरल मैरिज है, लेवी रेट है, सोरो रेट है, अंकल नीज मैरिज है, हाइपर होपोगेमी, इंसिस्ट टैबू, प्रेस्क्रिप्टिव, एक्सोगेमी एंड एंडोगेमी। दीज आर द लॉज ऑफ मैरिज। तो सोरोरेट क्या होता है कि मैन इज ऑब्लाइज्ड टू मैरी द सिस्टर ऑफ द डिसीज्ड वाइफ, दैट इज सोरोरेट। It is a custom, levirate means in which the woman is obliged to marry the brother of her deceased husband. Sororate, okay. Now what is hypergamy? Hypergamy एक वुमन जब मैरिज करती है हायर वर्ना, with a man of higher varna, that is hypergamy. And hypogamy in which woman marries with a low caste man, that is hypogamy. Hyper means high caste man, hypergamy. Types of marriage means monogamy है, polygamy है, then polyandry है, then group marriage. Monogamy, polygamy and polyandry types of marriage, okay. सीरियल मोनोगैमी है, नॉन सीरियल मोनोगैमी है, पोलोगैमी है, सीरियल पॉलीजिनी है, नॉन सीरियल पॉलीजिनी है, पॉलीएंड्री, फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री है एंड नॉन फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री है, पॉलीजिनी। मैरिज परफॉर्म्स सो मेनी फंक्शंस, सोशलाइजेशन फंक्शंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंक्शंस, living together, then comes family. Family is basically institution या फिर एक बेसिक सोशल यूनिट, एक बेसिक सोशल यूनिट है सोसाइटी का, सोसाइटी का एक पार्ट फैमिली इज ए सोशल यूनिट ऑफ सोसाइटी। मैरिज इज ए यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन। फैमिली को हम एक सोशल ग्रुप भी मान सकते हैं। जीबी मर्डॉक ने डेफिनेशन दी, वेस्टर्न मार्क ने डेफिनेशन दी। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन वो होती है जिसमें हम बोर्न करते हैं, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन वो बनती है जब हम मैरिज के बाद हमारी फैमिली बनती है। मॉर्गन ने बुक लिखी थी एंशिएंट सोसाइटी, तो उसने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली की बात की, एवोल्यूशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ फैमिली। मॉर्गन ने बुक लिखी थी सोशल एंशिएंट सोसाइटी। तो मॉर्गन सक्सेसिव फॉर्म्स ऑफ फैमिली, कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली, पुनालुआन फैमिली, ओके, संडास्मियम फैमिली, देन पैट्रियार्कल फैमिली एंड मोनोगैमी। सीक्वेंस दिया था मॉर्गन ने एंशिएंट सोसाइटी में। कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली, पुनालुआन फैमिली, कॉन्सैंग्यूनियस फैमिली, पुनालुआन फैमिली,
then Syndasmium family, then patriarchal family and matriarchal family, then monogamian family. टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली की बेस ऑफ बर्थ पे फैमिलीज होती हैं, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, बेस्ड ऑन रेजिडेंस, फैमिली ऑफ डिसेंट बेस्ड ऑन marriage, based on residence, based on descent, based on nature of relation, based on authority, based on size and structure, nuclear, giant and extended. Orientation, family of orientation, family of procreation. Okay, तो neolocal residents, avunculocal residents, umbilocal residents, bilocal residents. Okay, kinship है, web of social relationship है, consanguinian and affinity. Basically kinship, web of social relationship है. Types of descent, descent is the principle by which the child is socially affiliated with the group of his or her parents. How a child is affiliated with the group of his or her parents. Unilineal descent recognized a single line of ancestors to males. When descents are traced through one line, when the descents are traced through cognatic means when the descents are traced to either or both the parents. Unilineal descent and cognatic descent. Ambilineal descent, bilineal descent, parallel descent, ambilineal descent, bilateral descent. Kinship is defined with respect to an ego, defined with respect to an ancestors. It is universally important, culturally recognized only in some societies. Then we have kinship terminologies. We have Hawaii system of kinship. We have Crow system of kinship. We have Omaha system of kinship. We have Eskimo system of kinship. Iroquois system of kinship. Then we have economic organization. Then we have different economic system, economic anthropology. Then we study formalistic debate and substantive debate. इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी प्रोडक्शन है, फूड कलेक्शन है, देन फूड डिस्ट्रीब्यूशन है. फूड कलेक्शन में हंटिंग एंड गैदरिंग है, हॉर्टिकल्चर है, फूड कलेक्शन, फूड प्रोडक्शन. पेस्टोलिज्म है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर है. प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कार्ल पोनियानी द बुक द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन. 3 मोड्स ऑफ एक्सचेंज है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, एक्सचेंज आ गया. प्रोडक्शन आ गया, देन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, देन एक्सचेंज आ गया. डिस्ट्रीब्यूशन रेसिप्रोसिटी है, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी है, बैलेंस्ड रेसिप्रोसिटी है, जनरलाइज्ड रेसिप्रोसिटी है. रीडिस्ट्रीब्यूशन है, मार्केट बेस्ड, स्पॉटलाइट बेस्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड. मार्केट है या डिस्ट्रीब्यूशन है. रेसिप्रोसिटी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है एंड मार्केट है डिस्ट्रीब्यूशन में, एंड एक्सचेंज है. ये सारे फीचर्स है इकोनॉमिक सिस्टम के. ओके, हंटिंग एंड गैदरिंग, फिशिंग, स्वीटनिंग, पेस्टोलिज्म, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, बैंड में किस तरह से होती है, ट्राइब में किस तरह से होती है, चिफडम में किस तरह से होती है, लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम किस तरह से होता है, किंगडम कैसी होती है, स्टेट्स कैसी होती है. ठीक है. अब बैंड क्या है? बेसिकली बैंड एक मोस्ट रूडिमेंटरी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है. हंटिंग एंड गैदरिंग जो है ना, वो बैंड ऐसी सोसाइटीज में होता है. इग्लिटेरियन होते हैं,
ट्राइब, ट्राइबल सोसाइटीज क्या होती हैं, यूजली पेस्टोरलिस्ट है या हॉर्टिकल्चरिस्ट है। क्या होता है कि पॉपुलेशन जब इंक्रीज करती है, पहले किनशिप टाइज जो है वो, फ्रेंडशिप टाइज जो है वो सफिशिएंट नहीं रहती सोसाइटी को होल्ड करना, तो फिर वो ट्राइब का फॉर्म ले लेती है। तो पैटर्न जो है वो फॉरेजिंग से हॉर्टिकल्चर या पैस्टोरलिज्म में तब्दील हो जाता है ट्राइब्स में। ट्राइबल सोसाइटीज भी, तो ये लार्जर सोसाइटीज हैं, है ना, बैंड्स इंटीग्रेटेड होती हैं, बैंड्स इंटीग्रेटेड होती हैं, ट्राइब्स जो है वो इंटीग्रेटेड कम होती हैं। तो किनशिप बेस्ड पॉलिटिकल सिस्टम होता है, लीनिएज बेस्ड किनशिप सिस्टम होता है ना। रिलीजन को स्टडी करते हैं, एनिमिज्म को, एनिमेटिज्म को स्टडी करते हैं, मोनोथिज्म को, पॉलीथिज्म को, बिलीफ इन मैनी गॉड, बिलीफ इन वन गॉड, है ना। अब एनिमिज्म का कंसेप्ट दिया था ईबी टायलर ने। ईबी टायलर मतलब ये कहते हैं कि सुप्रा फिजिकल बीइंग में there is a supra physical being within the body of every living being, within the supra physical being, ईबी टायलर ने कहा एनिमिज्म का। सुप्रा फिजिकल बीइंग, एनिमेटिज्म मींस पावर है, इम्पर्सनल पावर है बिहाइंड एवरी मटेरियल थिंग बिसाइड्स living things. This is called so there is a difference between animism and animatism. Animism means there is a supra physical being in between every living being, and animatism means there exists a superpower beside in material being, including the living being. There is some impersonal power behind every living thing, material thing, including living thing। इम्पर्सनल कोई पावर है, कोई इम्पर्सनल पावर है हर एक लिविंग बींग के पीछे, दैट इज एनिमेटिज्म। एनिमिज्म बोलता है कि एक हर एक इंसान के अंदर एक सुपर फिजिकल बीइंग है। ये कहता है एनिमेटिज्म कि हर एक फिजिकल बीइंग, मटेरियल बीइंग के पीछे हर एक कोई सुपर फिजिकल पावर है, इम्पर्सनल पावर है। यह एनिमिज्म और एनिमेटिज्म में फर्क। ओके, तो गाइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस। दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक यू।